हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऐसे क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में आते हैं, साथ ही साथ जिनका यूपी एसएससी के थ्रू स्टाफ नर्स का पेपर, उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपको अपना एग्जाम बहुत ही अच्छे से देना है। अपकमिंग टाइम में एमपीसीएचओ के अलावा राजस्थान एनएचएम का भी एग्जाम है, एमपीसीएचओ का पेपर है, गुजरात के लिए भी पेपर है। तो अलग अलग जगह जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, ये क्लासेस उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि ये क्लास आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है, जिससे आपको समझना बहुत ही इजी रहेगा, चाहे आप कहीं का भी पेपर दे रहे हो। रिसेंट में हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ जो एग्ज़ाम है। तो अभी अपकमिंग टाइम में यूपी में तो एग्ज़ाम है ही, डेट आ गई है, एडमिट कार्ड वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। यूपी एसएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम होना है, एमपीसीएचओ की अभी डेट कंफर्म नहीं हुई, बट बहुत ही जल्दी आ जाएगी। तो आप लोग भी अपनी तैयारी करते रखिए। और क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि 2019 से सीएचओ स्टार्ट हुआ है, अलग अलग स्टेट वाइज जो कहीं पर मेरिट बेस्ड लिए गए, तो बहुत सारे लोगों के जो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि यहाँ के आप 15 साल के पेपर प्रोवाइड कराइए या 20 साल के कराइए। तो मैं बता दूं कि यदि सीएचओ की बात करें तो 2019 के बाद ही पेपर होना स्टार्ट हुआ है। इसके पहले सीएचओ है जो एग्ज़ाम नहीं होता था, क्योंकि सीएचओ जो 1.5 लाख स्कीम के तहत सब सेंटर वेलनेस सेंटर खोले जाने थे, उसके लिए निकाला गया है। दूसरी चीज़, यदि स्टाफ नर्स की हम बात करें तो अलग अलग स्टेट वाइज जितने भी पेपर अवेलेबल हो पाते हैं तो आपको चैनल पर अपडेट कर दिए जाते हैं। और एनएचएम ने भी जो एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया है 2017-18 के बाद से। इसके पहले एनएचएम ने कभी भी एग्ज़ाम नहीं लिए हैं, लेकिन स्टाफ नर्स के लिए तो नहीं लिए हैं। एएनएम के लिए और स्टाफ नर्स के लिए इसके पहले एग्ज़ाम होते रहे हैं, केरला में हुए हैं, कर्नाटक में हुए हैं, लेकिन एमपी यूपी में नहीं हुए हैं। यहाँ पे या तो व्यापम ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं या फिर कोई अदर एजेंसी ने। तो यदि अपकमिंग टाइम में आप एग्जाम दे रहे हैं, एमपी का पेपर देते हैं, तो आपको एमपी के पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें आपको 16 सेट ऑफ पेपर होंगे, जिसमें एमपी एनएचएम प्लस सीएचओ के पेपर होंगे जो अभी तक हुए हैं। 2019 से 2023 तक जो अभी एमपी में पेपर हुए वो पेपर रहेंगे आपको, साथ में एक सीरीज रहेगी। उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट करके उनको परचेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो भी लोग अलग अलग स्टेट वाइज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए भी तैयारी करते हैं सीएचओ एनएचएम की, तो भी आपको प्रीवियस पेपर अवेलेबल है। आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इन पेपर्स को परचेस करना होगा। तो आज की क्लास जो भी लोग देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, आपको अपकमिंग टाइम में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, क्लासेस उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए रहेगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ये रहा, मोस्ट कॉमन हीमोग्लोबिन इन नॉर्मल फीटल एंड न्यूबॉर्न इज। तो जो हीमोग्लोबिन है नॉर्मल फीटल और न्यूबॉर्न में हीमोग्लोबिन है वो कौन सा होता है? HbF, HbA, HbG या फिर नन ऑफ द अबव? कौन सा होगा? जो लोग यूपीएसएससी के थ्रू स्टाफ नर्स का पेपर दे रहे हैं और जो लोग अपकमिंग टाइम में एमएनएस के लिए एग्जाम देने वाले, मिलिट्री नर्सिंग के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है, फॉर्म फिलअप आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करना है, उनके लिए भी ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। तो जो लोग यूपीएसएससी का पेपर दे रहे हैं, आपको पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में रहेगा, नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों आने वाला है। तो जो कॉमन हीमोग्लोबिन होता है नॉर्मल फीटल और न्यूबॉर्न बेबी में, वो होता है HbF, हीमोग्लोबिन F। कौन सा? ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज प्राइमरी प्रिवेंशन रिजल्ट्स फ्रॉम। तो संचारी रोग की रोकथाम में प्राथमिक रोकथाम के परिणाम बनते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीज हैं, तो यदि आप उन डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप अपनाते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन अपनाते हैं, तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन में अर्ली डायग्नोसिस, इम्यूनाइजेशन, आइसोलेशन या फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। तो जो 3 प्रिवेंशन होते हैं मेनली, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो यहाँ पर जो प्रिवेंशन है, क्या है? प्रिवेंशन है कम्युनिकेबल डिसीज को लेके। तो अर्ली डायग्नोसिस आता है आपका सेकेंडरी में। किस में आएगा? अर्ली डायग्नोसिस आपका सेकेंडरी में। प्राइमरी प्रिवेंशन में आपका आएगा क्या कि आप हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं,
इम्यूनाइजेशन वैक्सीन दे सकते हैं। ये सब किस में आएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन में। किसमें? प्राइमरी प्रिवेंशन में। सेकेंडरी लेवल के प्रिवेंशन में आपका, सेकेंडरी लेवल में आपका क्या आ जाएगा कि कोई भी डिसीज हुई है तो उसको डायग्नोस कर ले, एज अर्ली एज डायग्नोस करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना। और टर्सरी में आता है कि डिसीज डायग्नोस हो गई, ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन तब भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं, तो उसको हमें मैनेज करना है, तो किस में आएगा? टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। क्लियर है? तो यहाँ पर प्राइमरी प्रिवेंशन पूछा है तो क्या होगा? इम्यूनाइजेशन। और ये जो यहाँ पर आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जो आपके एग्जाम के लिए दिया गया है, जो सिलेबस आपको बताया गया है, उसका हम 1.5 मंथ में, 1.5 मंथ का यदि टाइम रहता है आपके पास, क्योंकि दिसंबर एंड तक आपका, दिसंबर सेकेंड वीक तक एग्जाम होता है, तो हम हर एक टॉपिक के हैं जो थ्योरी बेस्ड अब क्लास भी आपकी ली जाएगी। थ्योरी बेस्ड क्लास होगी मॉर्निंग में, और फिर उसी की आपको एमसीक्यू बेस्ड क्लास भी की जाएगी कि आपको पता चले आपने कितना पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहली क्लास होगी हमारी प्रिवेंशन ऑफ डिसीज को लेके। प्रिवेंशन ऑफ डिसीज को लेके एक टाइमिंग की बस थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग प्लीज एडजस्ट करिएगा। मे भी हो सकता है आपकी क्लास नाइट वाली रहेगी और 10:30 पे की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर इज। तो डायमीटर आपको गायनेक से तो आते ही आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन अभी तक सीएचओ का रिकॉर्ड कायम है एमपी में, और अलग अलग स्टेट में भी कि एक क्वेश्चन डायमीटर से आपको जरूर पूछा जाता है। कोई सा भी पूछ सकते हैं, ब्रैग्मेटिक पूछ सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल पूछ सकते हैं, कोई भी डायमीटर पूछ सकते हैं, या तो कहाँ पे होते हैं, या फिर उनका जो साइज है वो कितनी सेंटीमीटर है। तो एवरेज सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर है जो कितना है? 13.5, 10 सेंटीमीटर, 11.5, 9.5 सेंटीमीटर। तो कितना है जो डायमीटर है? जो डायमीटर है वो कितने हैं? तो होगा 11.5 सेंटीमीटर। सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर की जो साइज है वो कितनी है? 11.5 सेंटीमीटर। देखिए, जंक्शन ऑफ द नेक यहाँ पर है, कहाँ से? जंक्शन ऑफ द नेक एंड चिन टू द वर्टिकल पॉइंट, a point on the sagittal suture midway between the anterior and posterior fontanelle। एक मिडवे पॉइंट है, कहाँ का? एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टेनेल के बीच का। यहाँ पे आपको ये चीजें हैं जो फीटल स्कल वाली क्लास अपलोडेड है चैनल पर, उसको एक बार देखना तो और इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो जंक्शन है, जो मिडवे, जो एक तरीके का हमें कहे कि आपके नेक वाला, जो नेक के यहाँ का सबसे नीचे का पार्ट है, वहां से लेके वर्टिकल नेक एंड चिन टू द वर्टिकल पॉइंट तक, मतलब हेड के यहाँ तक जाता है, तो क्या है? सब मेंटो वर्टिकल। तो यहाँ पर जो डायमीटर है इसका कितना है? वो 11.5 सेंटीमीटर। और जब डिलीवरी के टाइम पर जो फेस होगा, वल्वा इन फेस ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम, फेस है जो सबसे नीचे की तरफ प्रेजेंटिंग पार्ट में कंसीडर किया जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर जो डायमीटर होते हैं, फर्स्ट होता है सब ऑक्सीपिटो डायमीटर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है 9.5 होता है सब ऑक्सीपिटो डायमीटर। ये है सब ऑक्सीपिटल पॉइंट टू सेंटर ऑफ द एंटीरियर फॉन्टेनेल। अभी हमने क्या पढ़ा? सब मेंटो वर्टिकल पढ़ा कि जो चिन से लेके वर्टिक्स तक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? सब ऑक्सीपिटल पॉइंट से ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन व्हेन हेड इज कंप्लीटली फ्लेक्स्ड। तो जब फ्लेक्स्ड रहेगा हेड, तब जो वर्टिकल है वो थोड़ा सा डाउन रहेगा, तब जाएगा। ऑक्सीपिटो फ्रंटल, फ्रंटल मतलब सामने से, और ऑक्सीपिट पीछे की तरफ होगा। तो यहाँ पर क्या है? फ्रॉम द ऑक्सीपिटल प्रोटरूबेंस टू द रूट ऑफ द नोज। रूट ऑफ द नोज मतलब नाक जहां से स्टार्ट हुई है वहां से। और यहाँ पर फिर आता है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। तो ये होता है 10 सेंटीमीटर का। फ्रंटल मतलब आगे का पार्ट, ऑक्सीपिटल मतलब पीछे का, और सब मतलब बीच का। तो ये क्या है? ऑक्सीपिटल पॉइंट टू द एंटीरियर एंड ऑफ ब्रैग्मा। जो ब्रैग्मा है एंटीरियर फॉन्टेनेल को कहा जाता है। अब फीटल स्कल के सूचर्स की बात करें हम, सूचर्स आपको एग्जाम में जरूर आते हैं। इसको हम थोड़ा सा और जूम करते हैं ताकि आपको जो ये वाली नेक्स्ट इमेज है इजीली विजिबल हो पाए। ये आपको सूचर्स जरूर याद कर लेना है। जो आप याद तो आपको सब कुछ करना है, लेकिन सूचर्स हैं जो आपको जरूर याद करके रखना है। क्लियर?
तो फ्रंटल सूचर, फ्रंटल मतलब सामने के होते हैं दो फ्रंटल बोन्स के बीच में, सजाइटल दो पैराइटल बोन्स के बीच में, कोरोनल पैराइटल और फ्रंटल के बीच में, लैम्बडॉइड बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल, और जो टेम्पोरल है इंफीरियर मार्जिन ऑफ द पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन्स के बीच में। मोस्टली आपको सूचर स्किन बोन्स के बीच में वो पूछा जाता है। सजाइटल पूछा जा चुका है, तो हो सकता है इस बार आपको लैम्बडॉइड पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स? किस प्रकार की अति संवेदनशीलता प्रतिक्रिया में साइटोटॉक्सिक प्रतिक्रिया होती है? सीधा सीधा क्वेश्चन है कि साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में होगा? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी या फिर टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में किस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा? तो वो होगा टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो आपका नॉन कम्युनिकेबल वाला सेक्शन दिया गया है उसमें आपको एक क्वेश्चन ऐड हो सकते हैं, कम्युनिटी में भी ऐड हो सकती है, इम्यूनिटी वाले पार्ट में। तो जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो साइटोटॉक्सिक वाला पूछा है, होता है टाइप 2 में। किसमें? टाइप 2 में, जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन जी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहा जाता है। ये देखिए आपको यहाँ पे इमेज दी हुई है जिसमें इजीली समझ में आएगा। एक तो पूछा जाता है आपको कि ब्लड जो यदि मिसमैच हो जाए तब कौन सी जो, या फिर एलर्जिक, यदि एलर्जिक रिएक्शन की बात पूछी जाती है आपको, तब आपको कहना है कि टाइप 1 और आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन है जो यदि एलर्जिक रिएक्शन है तो क्या होगा? टाइप 1 और इम्यूनोग्लोबुलिन ई है जो एक्टिवेट होगी। क्लियर है? ये एनाफ्लेक्सिक रिएक्शन में सीजनल एलर्जी होती है, हे फीवर होता है, अस्थमा होता है, तो उस टाइम पे क्या रहेगी? एक्टिवेट रहेगी। टाइप 2 में आएगी आपकी साइटोटॉक्सिक और आईजीजी। तो यहाँ पर ये जनरली जब कुछ क्रोनिक प्रॉब्लम हुई हो या फिर ब्लड मिसमैच हो गया हो या फिर इरिथ्रोप्लास्टोफिटलिस हुआ हो तब। फिर टाइप 3 आती है, तो इसको कहा जाता है मीडिएटेड, क्या है? मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जब कोई इन्फेक्शियस कंडीशन होती है तब ये रहेगा। और टाइप 4 सेल मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड जनरली जब कोई ऑटो इम्यून डिसीज हो, ट्यूबरक्लोसिस हुआ हो, उस टाइम पे है जो क्या रहेगी? एक्टिवेट रहेगी। नेक्स्ट वन इज इन इंट्रोडक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू द बॉडी इट इज कंसीडर्ड एज। तो आपकी बॉडी में कोई जब भी बाहरी पदार्थ एंट्री कर जाए तो वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट, सप्रेसर सेल, एंटीबॉडी या फिर एंटीजन। क्या कहलाएगा जब आपकी बॉडी में कोई बाहरी पदार्थ फॉरेन मटेरियल एंट्री कर जाए तो? वो कहलाता है एंटीजन। क्या है? वो कहलाएगा आपके लिए क्या? एंटीजन। नेक्स्ट वन इज द टर्म सोमनोलेंस इज रिफर्ड टू। तो सोमनोलेंस किससे, जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? इंटरमिटेंट स्लीपिंग पैटर्न, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, एबनॉर्मल ड्राउजीनेस इन द डे टाइम, या फिर बिजारे बिहेवियर। सोमनोलेंस तो एक होता है आपको नींद में चलने की बीमारी भी पूछी जाती है आपको। तो यहाँ पर यदि स्लीप वॉक पूछा जाए, क्या है? स्लीप वॉक पूछा जाए तो इसको कहा जाता है सोमनोवॉलिज्म। यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, एग्जाम में आया है। स्लीप वॉकिंग मीन्स सोमनोवॉलिज्म। ये क्या है? ये नींद में चलने की बीमारी। किसी किसी को मूवीज में, सीरियल्स में आपने देखा है कि नींद में चलने की बीमारी है, लेकिन यहाँ पे कहा है कि सोमनोलेंस। सोमनोलेंस का मतलब होगा कि दिन में दवाई लेते रहना, पूरे दिन आपको नींद फील होना, ड्राउजीनेस सी रहना, चलो दवाई चल के सो जाएं, तो उस तरीके से आपको लगते रहना, पूरा दिन लगना, एबनॉर्मल ड्राउजीनेस इन द डे टाइम, तो कहलाएगा सोमनोलेंस। स्लीप वॉकिंग का मतलब है सोमनोवॉलिज्म। एक और टर्म होता है स्लीप टॉकिंग, एग्जाम में भी आता है स्लीप टॉकिंग। स्लीप टॉकिंग के लिए जो टर्म यूज किया जाता है
सोमनीलोक्यू। तो यदि स्लीप टॉकिंग की बात की जाए, ये आपको नींद वाली समस्याएं बता दी गई हैं। स्लीप टॉकिंग का मतलब होता है आपका सोमनीलोक्यू। ये क्या है? स्लीप टॉकिंग, स्लीप वॉकिंग, और दिन में पूरा दिन नींद में रहना, तो वो सोमनोलेंस। नेक्स्ट इज मिसेस लवली इज 30 वीक्स प्रेग्नेंट एंड सफर्ड फ्रॉम टाइफॉइड। Which type of immunity is developed by the baby from the mother? तो एक 33 सप्ताह की प्रेग्नेंट लेडी है, उनको प्रेगनेंसी में ही टाइफाइड हो गया है। तो जो बच्चा है यूट्रस में, जो बेबी पल रहा है, फीटस है, उसको कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होगी अपनी माँ से? उसको कौन सी इम्यूनिटी मिलने वाली है? पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव आर्टिफिशियल, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी या फिर पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। यहाँ पर जब भी बच्चे को माँ से जो इम्यूनिटी मिलती है वो कहलाती है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। माँ से बच्चे को यहाँ पे किस बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी मिलेगी? तो वो की टाइफाइड के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी मैटरनल एंटीबॉडीज से मिलती है वो कहलाती है पैसिव नेचुरल। क्या है? पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। लेकिन जो आपको वैक्सीनेशन के थ्रू मिलती है वो कहलाती है एक्टिव आर्टिफिशियल। और जो आपको खुद आप इन्फेक्शन होता है, एक बार इन्फेक्शन हुआ आपको, दोबारा आपको नहीं होगा, आपकी बॉडी उस इन्फेक्शन से लड़ जाएगी, तो वो कहलाएगी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है, आई होप आपको क्लियर हो गए हो। पैसिव नेचुरल का मतलब है माँ से मिलने वाली इम्यूनिटी। क्लियर? फिर है एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, मतलब है आपको वैक्सीनेशन के थ्रू मिलती है। फिर है एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, तो वो आपको जब आपको कोई बीमारी होती है, बीमारी होने के बाद आप उस बीमारी से दोबारा लड़ जाते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो कहलाएगी एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। फिर है पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। पैसिव आर्टिफिशियल का मतलब है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण या फिर जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आपको एडमिनिस्टर की जाती है उससे मिलने वाली इम्यूनिटी। तो देखिए इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, एक होती है अडॉप्टिव, तो अडॉप्टिव में नेचुरल, आर्टिफिशियल जो जस्ट हमने पढ़ा है। पैसिव मतलब माँ से मिल गई, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी आपको कोई इन्फेक्शन होता है आप लड़ जाए उससे। आर्टिफिशियल में तो आर्टिफिशियल पैसिव मिलेगी आपको कोई एंटीबॉडी दी जाती है, और एक्टिव आर्टिफिशियल मिलेगी मतलब आपको वैक्सीन के थ्रू। इनेट इम्यूनिटी का मतलब है जो आपके जन्मजात आप जो इम्यूनिटी के साथ पैदा हुए हैं वो। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द अपगार स्कोर शुड बी असेस्ड। तो अपगार स्कोर है जो मूल्यांकन कब किया जाना चाहिए? ऑप्शन में एट 5 मिनट आफ्टर बर्थ एंड 30 मिनट आफ्टर बर्थ, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ एंड 5 मिनट आफ्टर बर्थ, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ एंड 30 मिनट आफ्टर बर्थ, या फिर एट 1 मिनट आफ्टर बर्थ एंड 5 मिनट आफ्टर द बर्थ। अपगार स्कोर एग्जाम में अपगार स्कोर से आपको क्वेश्चन आते हैं। वर्जीनिया अपगार ने दिया था अपगार स्कोर सिस्टम पूरा। अपगार स्कोर में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो अपगार स्कोर है, अपगार स्कोरिंग में आपकी 5 चीजें चेक की जाती है: अपीयरेंस, पल्स, ग्रामेसी, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। क्या है? जो अपगार नाम ही इसी से आपको अंदाजा लगाना है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में दिया आता है कि बच्चे को कितने पॉइंट्स जो अपगार स्कोरिंग में सिस्टम दिया जाता है, तो सीवियरली डिप्रेस्ड है कि मॉडरेटली है कि हेल्दी। यदि 7 से ऊपर स्कोरिंग जाती है अपगार स्कोर की, मतलब बच्चा क्या है? हेल्दी है। 7 से 10 मैक्सिमम 10 होती है। और यदि 3 तक जाए मतलब बच्चा क्या है? सीवियरली डिप्रेस्ड कंडीशन में है। तो यहाँ पर स्कोरिंग एक बार बच्चा पैदा हुआ जस्ट आफ्टर दैट, तो मतलब 1 मिनट के अंदर, जन्म के 1 मिनट के बाद, और दूसरी बार चेक किया जाता है 5 मिनट के बाद। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? एट 1 मिनट आफ्टर बर्थ एंड 5 मिनट आफ्टर द बर्थ। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पर्सनालिटी विद फॉलोइंग इमेज। यहाँ पे एक पर्सन दिख रहा है, बहुत दुबला पतला सा है, तो इसमें कौन सी पर्सनालिटी होगी? एक्टोमॉर्फ, माइक्रोमॉर्फी, जैक्टोमॉर्फी या फिर मैक्रोमॉर्फी। ये पर्सनालिटी वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी पर्सनालिटी दिख रही है पर्सन की? दुबला पतला सा आदमी खड़ा हुआ है, ये है यहाँ पर एक्टोमॉर्फ पर्सनालिटी।
ये देखिए यहाँ पर एंडोमॉर्फ मतलब अच्छे हट्टे कट्टे मोटे ताजे, हाइट कम होगी लेकिन थोड़े जो ओवीज होंगे। मीजोमॉर्फ मतलब हाइट भी अच्छी होगी, हेल्दी होंगे। और एक्टोमॉर्फ का मतलब बिल्कुल थिन होंगे, चिड़चिड़े होंगे, गुस्सेल टाइप के होंगे। नेक्स्ट इज a nurse asking question to a patient regarding precipitating factors of his present symptoms. Patient struck the shoulder by mean of saying I don't know. This will be considered as। तो एक नर्स है, मरीज से उसके वर्तमान लक्षणों के मतलब उसको जो प्रॉब्लम हुई है उसके बारे में, क्यों हुई है, उससे कुछ रिलेट करते हुए क्वेश्चंस पूछती है। तो पेशेंट क्या करता है कि अपना कंधा हिला के एक साइड मुंह कर लेगा और उसका मतलब क्या निकलेगा कि मुझे पता नहीं है। तो ये क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल या फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखें। नर्स ने क्वेश्चन किया, वो बोला बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वर्बल में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर, उसने बात नहीं की, उसने अपने कंधे को ऐसे टेढ़ा कर लिया, घुमा लिया, तो उसका मतलब समझा गया कि उसको पता नहीं, आई डोंट नो। मतलब उसे नर्स समझेगी कि उसको कुछ भी पता नहीं है अपनी प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि उसने अपने शोल्डर से इशारा किया है, कंधा जो नीचे की तरफ घुमाया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि उसने यहाँ पे ना तो कुछ बात करके बताया है, ना ही कुछ लिख के बताया है, कुछ भी नहीं किया। उसने अपना शोल्डर है जो घुमा के बता दिया। तो ये क्या किया, उसने इशारे किए, मतलब बोला कुछ नहीं। ये कहलाएगा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कुछ बात करता, इनफॉर्मल जैसे फैमिली में कम्युनिकेशन चलता, फॉर्मल जैसे आपका और आपके टीचर्स के बीच में है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसमें बताया गया है कि कम्युनिकेशन किस तरीके का होता है। तो अलग अलग तरीके से आप कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे यदि आपको कम्युनिकेशन की बात करें, हम क्या है कम्युनिकेशन की बात करें, तो एक होता है फॉर्मल, इनफॉर्मल, ओरल, रिटन, विजुअल मतलब जो देख के, ऑडियो मेथड के थ्रू या फिर ऑडियो विजुअल। तो यहाँ पे आपके लिए जो आप अभी मान लीजिए स्क्रीन पर लेक्चर अपना सुन रहे हैं, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, किसमें आएगा ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पर आपका बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन या फिर मेथड तो होता है वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल मतलब बोल के, लिख के। नॉन वर्बल में आएगा आपका विजुअल, ऑडियो मेथड और ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आपको अलग अलग मेथड्स दी गई हैं कम्युनिकेशन की। फिर आपका नॉन वर्बल में आपका आ सकता है गेस्चर, आ सकता है, फिर इस तरीके से। और दूसरा होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब आप अपने ग्रुप में ही कम्युनिकेशन करते हैं, जो आप क्लास में हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल पे, वर्टिकल पर मतलब अपर टू लोअर लेवल पर करते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप मतलब फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल होगा। तो ये बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन रहता है। यदि डायरेक्ट क्वेश्चंस में आपको इशारों वाली बात करें तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहना है। क्लियर। यदि आपको कहा जाए कि आपके सुपीरियर ने आपको कुछ करने के लिए ऑर्डर दिया है, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन होगा, ये होगा आपका बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है। नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द यूट्रस अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से आपको बताना है कि यूट्रस के पार्ट कौन से हैं। बॉडी ऑफ यूट्रस, सर्विक्स, इस्थमस। तो यूट्रस के पार्ट इनमें से कौन से हैं। पार्ट ऑफ यूट्रस है यहाँ पर बॉडी, सर्विक्स, इस्थमस। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा कि ये तीनों हैं। क्या है, तीनों है, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये जो पार्ट है यूट्रस के, फंडस, बॉडी, सर्विक्स, तो यहाँ पर अटैच होती है ओवरीज। ये आपको बेसिक सा यहाँ पे मैं आपको प्रॉपरली विजुअलाइज हो रहा होगा कि अब आपको यदि यहाँ पे फंक्शन पूछे जाते हैं, एग्जाम में फंक्शन पूछे जाते हैं कि फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है, यूट्रस का क्या काम है, सर्विक्स का क्या काम है। तो यहाँ पर ओवरीज, ये क्या है, पेयर में यदि कोई ऑर्गन पूछा जाता है तो क्या है, ओनली ओवरीज है। क्या है, ओवरी। फैलोपियन ट्यूब है जो दोनों साइड से कनेक्ट होती है। ओवरी हर महीने एग रिलीज करने का काम करती है। तो यहाँ पर यूट्रस का काम क्या है, यूट्रस है जो
एवरी मंथ जो पीरियड्स आते हैं, एवरी मंथ जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो शेडिंग होती है इसकी लेयर में, उसके कारण होता है। यहाँ पर जो फीटस है उसका इम्प्लांटेशन भी होता है, फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पर एम्पुला पार्ट में फैलोपियन ट्यूब के। यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के इधर के पार्ट में जो फिमरी लगी हुई होती है, जब भी एग रिलीज किया जाता है ओवरी से तो वो फिमरी क्या करती है इस एग को फैलोपियन ट्यूब के थ्रू एंड देन यूट्रस में लाके एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू एग है जो बाहर निकलता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी बेबी इन द प्रीटर्म। यदि बच्चा प्रीटर्म पैदा हुआ है, उसको ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है, तो बच्चे को क्या हो सकता है? रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, एटोलैक्सेसिस, टैकिपनिया या फिर सीजर्स, क्या होने के चांसेस रहेंगे बच्चे को? तो यहाँ पर जो बच्चे में होने के चांसेस होंगे वो क्या होंगे? यदि बच्चा क्या प्रीटर्म पैदा हुआ है और बच्चे के लिए ऑक्सीजन दी जा रही है, तो यहाँ पर बच्चे को अगर रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, क्या होगा? रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। अब यहाँ पर जो टैकिपनिया है, क्या है? टैकिपनिया इसका मतलब फास्ट ब्रीदिंग, और रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी का मतलब है कि जिन बच्चों का वजन जो बच्चे प्रीमेच्योर पैदा हुए हैं, क्या है? प्रीमेच्योर पैदा हुए हैं, तो एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स की ग्रो हो सकती है कहाँ पर? रेटिना पार्ट में, बच्चों की आंखों में। इसीलिए इसको टर्म ही दिया गया कि रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। लंबे टाइम तक यदि ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है इन बच्चों में, तो एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स ग्रो हो सकती है रेटिना में। और रेटिना क्या है? लाइट सेंसिटिव लेयर होती है आइस की। एग्जाम में आता है कि लाइट सेंसिटिव लेयर क्या है, तो वो है रेटिना। और इसी रेटिना में ब्लड वेसल्स ग्रो कर जाती हैं एबनॉर्मल तरीके से, तो वो कहलाता है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। नेक्स्ट वन, विच कंडीशन कैन प्लेस अ क्लाइंट एट रिस्क फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम? कौन सी स्थिति क्लाइंट को तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में डाल सकती है? अस्थमा, सेप्टिक शॉक, हार्ट फेलियर या फिर सीओपीडी। कौन से केस में मरीज है जो ARDS का रीजन भी बन सकता है? तो एक सडन तो नहीं होगा, ये होगा यदि मरीज को कोई इन्फेक्टिव प्रॉब्लम रही हो, और ये हो सकता है सेप्टिक शॉक के केस में। किसमें? सेप्टिक शॉक के केस में, जिसमें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की कंडीशन भी बन सकती है। नेक्स्ट वन, द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ जमाइस वुइज। साइकेट्रिक में पढ़ा है आपने, साइकोलॉजी में भी पढ़ा है। जमैस वू की विशेष विशिष्टता क्या है? स्ट्रेंज ऑफ फैमिली मेंबर, स्ट्रेंज टू न्यू प्लेसेस, स्ट्रेंज टू द वर्ल्ड या फिर स्ट्रेंज टू द फैमिलियर सिचुएशन। ये एग्जाम में है जो क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर जमाए वो इसकी जो विशेषता है, क्या है? विशेषता है या फिर कैरेक्टरिक फीचर है, वो क्या है? वो है यहाँ पर स्ट्रेंज टू फैमिलियर सिचुएशन, मतलब आपकी फैमिली में क्या चल रहा है उन सिचुएशन का आपको अंदाजा भी ना होना। क्या है? उन सिचुएशन के बारे में आपको अंदाजा भी ना होना। नेवर सीन मतलब आपको पता ही नहीं है, अनफेमिलियर रहना आपका एक तरीके से। क्या है आपका? नेवर सीन सिचुएशन और अनफेमिलियर रहना, जो जिन चीज़ों को आप जानते हो उनसे भी अनजान रहना, तो क्या है? स्ट्रेंज टू द फैमिलियर सिचुएशन। नेक्स्ट वन, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है? फैलोपियन ट्यूब, सॉरी एम्पुला, इंटरस्टिशियल स्पेस, इनफंडिबुलम या फिर इस्थमस। तो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है फैलोपियन ट्यूब का? तो वो है एम्पुला। क्या है? एम्पुला। और इंटरस्टिशियल क्या है यहाँ पर? नैरो। नैरोएस्ट पूछे तो क्या है? इंटरस्टिशियल, और लॉन्गेस्ट पूछे तो एम्पुला, जहां पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन जब यही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो के इम्प्लांटेशन भी यहीं पर हो जाए एम्पुला पार्ट में, तो ये कहलाती है फिर ट्यूबल प्रेगनेंसी। क्या कहलाती है? ट्यूबल प्रेगनेंसी। यूट्रस के जो पार्ट होते हैं, सॉरी फैलोपियन ट्यूब के जो 4 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस एंड इंट्राम्यूरल पार्ट, जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको ये सभी चारों पार्ट हैं। इनफंडिबुलम फनल शेप्ड पार्ट होता है,
फिर एम्पुला सबसे वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट माना जाता है। इस्थमस और इंटरस्टिशियल स्पेस को किसमें कंसीडर किया जाता है? नैरो में। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम, सेरिब्रम या फिर हाइपोथैलेमस। तो कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो किसमें हेल्प करेगा? आपकी हेल्प करता है बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने में, तो है हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा गया है कि विच हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डज अस्थमा एंड हे फीवर टाइपिफाइड। तो देखिए यहाँ पर कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अस्थमा और हे फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? साइटोटॉक्सिक, एनाफ्लेक्टिक, एटोपिक या फिर केमिकल मीडिएटर। हमने फर्स्ट क्वेश्चन यही पढ़ा था हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को लेकर। तो जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अस्थमा और हे फीवर के लिए वो एटोपिक। क्या है? एटोपिक। फर्स्ट मसल दैट इज स्टिफ आफ्टर द डेथ। मृत्यु के बाद पहली मांसपेशी जो कि हार्ड हो जाती, स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है, वो कौन सी है? ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, डेल्टॉइड, वास्टस लैटरलिस या फिर फेशियल मसल। तो यहाँ पे कहा गया है कि फर्स्ट मसल दैट इज स्टिफ आफ्टर द डेथ, मृत्यु के बाद पहली मांसपेशी जो कठोर होती है। कहा जाता है कि जैसे ही डेथ होती है बॉडी कैसे होने लगती है? स्टिफ होना स्टार्ट हो जाती। क्या है? स्टिफ होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसका रीजन होता है मसल की स्टिफनेस। क्या है? मसल की स्टिफनेस। तो उसी मसल की स्टिफनेस का जो रीजन है वो क्या है? और सबसे पहली मसल स्टिफ होने वाली है वो है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। क्या है? ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। बनने के बाद आंखें सबसे पहले क्लोज कर दी जाती हैं। यदि नहीं कर पाए उस टाइम पर तो खुली की खुली रह जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्टिफनेस के कारण। पैरों के दोनों अंगूठों को साथ में लाके बांध दिया जाता है, टाई अप कर दिया जाता है, ब्लैक टैग लगा दिया जाता है डेड बॉडी पे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डेड बॉडी पे कौन से कलर का टैग लगता है? तो वो ब्लैक कलर का। फिर यहाँ पर जो मसल सबसे पहले स्टिफ होगी वो होगी ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। इसीलिए सबसे पहले जब भी पेशेंट यदि डेथ होती है आंखें खुली हुई रह जाती हैं तो सबसे पहले उन आंखों को बंद कर दिया जाता है एज सुन एज पॉसिबल, अदरवाइज फिर आफ्टर वो बंद नहीं होती हैं। और स्टेज होती है डेथ के बाद की, तो सबसे पहले होती है राइगर मोर्टिस। ये होती है बॉडी स्टिफनेस आफ्टर द डेथ। जस्ट आफ्टर द डेथ के बाद बॉडी का स्टिफ होना क्या कहलाता है? राइगर मोर्टिस। एल्गार मोर्टिस का मतलब है कि बॉडी का टेम्परेचर है जो क्या होना? कम होना। ग्रेजुअली डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर आफ्टर द डेथ। जो ह्यूमन बीइंग है हम क्या है? वार्म ब्लड पर्सन है। क्या है? हमारा ब्लड है जो गर्म रहता है, लेकिन आफ्टर द डेथ है जो हमारी बॉडी ठंडी पड़ने लगती है। तो इसीलिए तो बॉडी का टेम्परेचर है डेथ के तुरंत बाद घटना स्टार्ट होता है वो कंडीशन कहलाती है एल्गार मोर्टिस। और ये टेम्परेचर कितने फास्ट तरीके से घटेगा कि 1.5 डिग्री फ़ारेनहीट पर आवर के हिसाब से, और एक एम्बिएंट टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है उस टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेड स्टेप टू एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। यहाँ पर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का कौन सा है जो एक्टिव मैनेजमेंट नहीं है? पहला यहाँ पर दिमाग में आपकी चीज आनी चाहिए कि तीसरी स्टेज कौन सी है जब तो आप उसको मैनेज करेंगे। तीसरी स्टेज होती है प्लेसेंटा के बाहर आने वाली स्टेज, प्लेसेंटल एक्सपल्सन स्टेज। बेबी के एक्सपल्सन वाली जो सेकंड स्टेज है उसके बाद से लेके 30 मिनट तक 15 से 30 मिनट के अंदर प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। तो वो स्टेज क्या कहलाती है? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो एक्टिव मैनेजमेंट कौन सा नहीं है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूट्रोटोनिक ड्रग इमीडिएटली आफ्टर फीटल डिलीवरी, कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन विदाउट एनी डिले डिलीवरिंग द प्लेसेंटा इमीडिएटली फॉलोड बाय फीटल एक्सपल्सन और फिर मसाजिंग द यूटेराइन फंडस। क्या आपको नहीं करना है? एक्टिव मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है? यूट्रोटोनिक ड्रग तो दी जाती हैं, इवन डिलीवरी के बाद क्या है जब कॉन्ट्रैक्शन आते उसी टाइम दी जाती हैं ताकि प्रॉपर से कॉन्ट्रैक्शन आते रहें, बेबी फीटस प्लेसेंटा सब बाहर आ जाए और ज़्यादा ब्लीडिंग भी ना हो पाए।
कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर फंडल मसाज भी की जाती ताकि प्लेसेंटा बाहर आ जाए, लेकिन बिना किसी डिले के डिलीवरिंग द प्लेसेंटा फॉलोड बाय फीटल एक्सपल्सन, ऐसा नहीं होता। एटलीस्ट 15 से 30 मिनट तक का टाइम लग जाता है, लेकिन यदि इसमें ना हो पाए तब कहा जाता है रिटेंड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा अंदर ही रह गया। तो यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, वो होगा विदाउट एनी डिले डिलीवरिंग द प्लेसेंटा इमीडिएटली फॉलोड बाय द फीटल एक्सपल्सन। नेक्स्ट वन, द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट्स इज, तो प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 80 दिन, 60 दिन, 10 दिन या फिर 120 दिन। आरबीसी का होता है 120 दिन, कितना? 120 दिन तक का। लेकिन एक और क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है कि क्या न्यूबॉर्न बेबीज का जो लाइफ स्पेन है आरबीसी का न्यूबॉर्न बेबी में लाइफ स्पेन एडल्ट से ज्यादा होगा कि कम होगा? तो वो होता है कम। कैसा होगा? कम होगा। 60 से जनरली एडल्ट में होता है 120 दिन तक का, लेकिन न्यूनेट में होता है 60 से 90 दिन तक का। कितना? 60 से 90 दिन तक का। यदि बच्चा प्रीटर्म पैदा हो जाए तब आरबीसी का जीवन काल हो जाता है 35 से 50 तक का। ये आप याद रखें, एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे तो प्लेटलेट्स का पूछा है, तो यदि आरबीसी का, यदि नॉर्मल आरबीसी पूछे तो 120 दिन, लेकिन आरबीसी का टर्म इन्फेंट में पूछे या फिर जो टर्म बच्चा पैदा हुआ है, टर्म न्यूबॉर्न है, सॉरी यहाँ पे टर्म न्यूबॉर्न है, मतलब 37 वीक के बाद हुआ है, तो उसमें रहता है 60 to 90 डेज, क्योंकि इनमें फिर बहुत फास्ट तरीके से एरिथ्रोसाइट्स क्या होती हैं? डिस्ट्रक्ट होती हैं, इसीलिए बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है बच्चों में और जो जॉइंटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। फिर यदि बच्चा प्रीटर्म है, क्या है? बच्चा प्रीटर्म है, तो उसमें आरबीसी का जीवन काल होगा 35 से 50 दिनों तक का ही। क्लियर? नेक्स्ट वन, व्हाट इज एन्यूरेसिस? तो एन्यूरेसिस का मतलब क्या है? इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन, इनवॉलेंट्री वॉइडिंग ड्यूरिंग स्लीप, इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ यूरिन या फिर एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट। तो एन्यूरेसिस का मतलब है यहाँ पर इनवॉलेंट्री वॉइडिंग ड्यूरिंग द स्लीप, सोने के टाइम पर बिस्तर में बेड वेटिंग कर जाना, सुसु कर जाना, तो क्या है? इनवॉलेंट्री वॉइडिंग ड्यूरिंग द स्लीप। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इन्फेस्टेशन ऑफ स्किन कॉज्ड बाय सार्कोप्टीज स्कैबीज? तो जो यहाँ पे इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, सॉरी स्किन इन्फेस्टेशन है, सार्कोप्टीज स्कैबीज के थ्रू हो रहा है, वो कौन सा है? पेडिकुलोसिस, कार्पोरेसिस, स्कैबीज, टीनिया, अनगम्स या फिर सोरियासिस, सभी यहाँ पे इन्फेस्टेशन है, तो होगा यहाँ पर स्कैबीज। क्या है? बोरोइचमाइट। यहाँ पे आप एक चीज और याद रखें, जो बोरोइचमाइट है, ये भी आपको एग्जाम में आता है, ये स्कैबीज का ही एक साइन है। तो क्या है? जो यहाँ पर कॉजेटिव एजेंट है, सार्कोप्टीज स्कैबीज, बोरोइचमाइट, यहाँ पे आपको बोरो साइन देखने को मिलेंगे, फिंगर्स, 2 फिंगर्स के बीच में या फिर थंब के बीच में, अंडर आर्म्स के यहाँ पे, तो ये सब क्या है? स्कैबीज इन्फेक्शन के साइन है। नेक्स्ट वन, इम्पेयर्ड एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट मूवमेंट इज कॉल्ड, गति में समन्वय स्थापित करने की क्षीण क्षमता को क्या कहा जाता है? अफासिया, अप्रेक्सिया, अटैक्सिया या फिर एग्नोसिया? क्या वर्ड यूज किया जाएगा? तो यहाँ पे अफासिया का मतलब है कि इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट। अफासिया का मतलब है यहाँ पर इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट। क्लियर? जहां पर टी ए वर्ड जुड़ जाए, अटैक्सिया का मतलब है कि आप इम्पेयर्ड एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट द मूवमेंट, आप प्रॉपर मूवमेंट नहीं बना पा रहे हैं। फिर यहाँ पे आपका आता है एप्रेक्सिया। क्या है? एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया का मतलब होता है डिफिकल्टी विथ स्किल्ड मूवमेंट। क्या है? डिफिकल्टी विथ स्किल्ड मूवमेंट, तो जनरली ब्रेन डिसीज या ब्रेन डैमेज के कारण होगा। और अटैक्सिया का मतलब है कि आप प्रॉपर तरीके से क्या है मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं अपनी बॉडी को। फिर एक और वर्ड है यहाँ पर एग्नोसिया। क्या है?
एग्नोसिया मतलब किसी को पहचानते ही नहीं है। एबिलिटी टू लॉस ऑफ एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, कोई वो पर्सन हो सकता है, जगह हो सकती है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट वन, द एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, यदि किसी ने ऑर्गेनोफॉस्फोरस ज्यादा अमाउंट में खा लिया या टॉक्सिसिटी हो गई तो क्या है जो उसकी मारक दवा कहलाएगी या फिर एंटीडोट होगा? एड्रेनालिन, डोपामाइन, एट्रोपिन या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या देंगे आप उसको एज आ एंटीडोट के तौर पर इफेक्ट को कम करने के लिए? तो वो होगा यहाँ पर एट्रोपिन। क्या होगा? एट्रोपिन। नेक्स्ट वन, विच इज द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ऑफ कंप्यूटर वर्कर्स, तो जो लोग लंबे टाइम तक कंप्यूटर पर काम करते हैं उनको क्या होने का खतरा सबसे ज्यादा है? कैंसर, लंग्स डिसीज, कैटरेक्ट या फिर कार्पल टनल सिंड्रोम, क्या होने का चांसेस रहेगा? जो लोग लंबे टाइम तक कंप्यूटर पर काम करते हैं, आईटी वाले हो गए, तो उनको होती है मीडियन नर्व कंप्रेशन। जो नर्व कंप्रेस होती है वो होती है मीडियन नर्व कंप्रेशन, जिसके कारण हाथों में, आर में झुंझुनाहट टाइप से आपको नमनेस टाइप की फील होगी। यहाँ पर जो नर्व कंप्रेस होती है वो होती है मीडियन नर्व। कौन सी? मीडियन नर्व कंप्रेस होती है, जिसके कारण हाथों में झुंझुनाहट टाइप की रहेगी, आपको नमनेस फील होगी, पेन भी होगा। जो लोग लंबे टाइम तक कंप्यूटर पर काम करते हैं उनको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लंबे टाइम तक कंप्यूटर पे काम करते हैं उनकी हाथों में नमनेस होने का जो रीजन है, पेन होने का जो रीजन है वो क्या है? मीडियन नर्व का कंप्रेस होना। नेक्स्ट वन इज डायबिटिक इंसिपिडस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता है डायबिटीज से, तो यदि डायबिटीज से आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों टाइप की पूछ सकते हैं, तो डायबिटिक इंसिपिडस में होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन डिस्टर्ब, जिसको कहा जाता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस शुड बी इन्फॉर्म्ड इमीडिएटली ड्यूरिंग द एंटीपार्टम पीरियड? एंटीपार्टम पीरियड का मतलब है कंसीव करने के बाद लेकिन डिलीवरी के पहले, बिफोर द डिलीवरी, तो वो कहलाता है एंटीपार्टम पीरियड। यदि एंटीपार्टम पीरियड में आपको क्या होगा तो आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है अपने गायनेकोलॉजिस्ट को। ब्लड विजन, नेजल स्टफीनेस, ब्रेस्ट टेंडरनेस या फिर कॉन्स्टिपेशन। तो नेजल स्टफीनेस कॉमन है, जो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के चेंजेस पड़े हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी, तो नेजल स्टफीनेस ज़्यादा जो वेस्कुलराइजेशन उसके कारण होने लगता है। कॉन्स्टिपेशन भी होने के चांसेस रहते हैं। ब्रेस्ट टेंडरनेस कॉमन है, लेकिन यदि ब्लड विजन होता है दैट मीन्स आपका क्या हो रहा है? बीपी। क्या है आपका? ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर आपका ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है, या तो आपको हाई बीपी हो रहा है या फिर आपका लो बीपी हो रहा है। मोस्ट ऑफ दी ब्लड विजन देखने को मिलता है प्री एक्लेम्सिया में। किसमें? प्री एक्लेम्सिया में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका बीपी है जो इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इज, और बीपी के लिए यहाँ पे यदि बात करें हम, तो जो आपको एग्जाम में यदि ब्लड प्रेशर की बात करें तो एक्लेम्प्टिक और प्री एक्लेम्प्टिक जो कंडीशन है आती हैं, तो वो भी आपको याद रख के जाना कि MgSO4 ड्रग ऑफ चॉइस है। एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया से एक ही स्टेप में अलग है कि प्री एक्लेम्सिया फिट्स नहीं आती, कन्वर्जन नहीं आते, बाकी एक्लेम्सिया में आते हैं और बाकी सभी साइन दोनों में सेम हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉज्ड बाय एलिवेटेड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर? तो कौन से केस में है जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है? ग्लूकोमा में, कैटरेक्ट में, स्ट्रैबिस्मस में कि मायोपिया में? तो यहाँ पर आपको 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, जैसे आपका वो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है, वैसे ही आंखों में जो फ्लूइड है आपका एक्वस फ्लूइड, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, तो वो कहलाता है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। अब ये प्रेशर एलिवेट कब होता है? जब ग्लूकोमा की कंडीशन हो जाए किसी मरीज को, ग्लूकोमा के केस में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। फिर एक और क्वेश्चन आपको आता है, ब्लाइंडनेस इन इंडिया। तो जो फर्स्ट कॉज है, क्या है? फर्स्ट कॉज है वो है यहाँ पे कैटरेक्ट और मोतियाबिंद, और दूसरा है यहाँ पर इसी का सेकंड कॉज है ब्लाइंडनेस का, वो क्या है?
रिफ्रैक्टिव एरर्स। क्या है? रिफ्रैक्टिव एरर्स। ये आपको दो कॉज याद रखने की, यदि सेकेंडरी कॉज पूछे ब्लाइंडनेस का भारत में तो वो रिफ्रैक्टिव एरर, यदि प्राइमरी कॉज पूछे तो कैटरैक्ट और मोतियाबिंद। नेक्स्ट वन, डिमिनाइज्ड इंटेंसिटी लोअर देन 10 mm of Hg, duration shortened less than 20 to 30 seconds in presence of good relaxation between contraction, although the interval between contraction is increased are the characteristics feature of। एक क्वेश्चन यूपीसीएचओ में आया हुआ था हाल फिलहाल में, जब एग्जाम हुआ था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अलग अलग शिफ्ट में। जो 4 ऑप्शन है, चारों से क्वेश्चन ऐड किए गए थे। यूट्राइन एक्टिविटी, हाइपोटोनिक यूट्राइन एक्टिविटी, हाइपरटोनिक यूट्राइन एक्टिविटी, एब्नॉर्मल यूट्राइन एक्टिविटी। तो यहाँ पर यदि लोअर देन मतलब 10 mm ऑफ Hg से भी इंटेंसिटी कम हो गई है कॉन्ट्रैक्शन आने की, और जो ड्यूरेशन है 20 से 30 सेकेंड से कम हो गया है, मतलब लंबे टाइम के लिए यूट्रस एक कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्स हो रही है, तो ये क्या होगा? हाइपो मतलब कम हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक यूट्राइन एक्टिविटी। क्या है? हाइपोटोनिक यूट्राइन एक्टिविटी। व्हाट इज अनदर नेम फॉर एक्यूट ब्लडी डायरिया? क्वेश्चन ध्यान से देखें कि कहा गया है एक्यूट ब्लडी डायरिया, मतलब स्टूल के साथ में ब्लड आ रहा है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? कोलेरा, राइस स्टूल डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया, फिर डिसेंट्री। परसिस्टेंट डायरिया का मतलब है कि 14 दिनों से ज्यादा तक की लूज मोशन होना। क्या है? 14 दिन से ज्यादा तक लूज मोशन होना, तो कहलाता है परसिस्टेंट डायरिया। राइस वाटर स्टूल तो कोलेरा का ही एक क्लासिकल साइन है। एक्यूट ब्लडी डायरिया मतलब डायरिया के साथ में ब्लड भी आ रहा है। ये कब आता है? डिसेंट्री में। किसमें आएगा? ये आएगा डिसेंट्री में। डायरिया में कभी भी स्टूल के साथ ब्लड नहीं आता है। म्यूकस आ सकता है लेकिन ब्लड नहीं आएगा। ब्लड आना स्टार्ट हो मतलब क्या है? डिसेंट्री है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन? इनमें से हेल्थ एजुकेशन का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? अनोन टू नॉन, पार्टिसिपेशन, क्रेडिबिलिटी या फिर रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट है, क्रेडिबिलिटी है, पार्टिसिपेशन है। नॉन टू अननोन होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कहा है कि नॉन अननोन टू नॉन, इसके अपोज करके पूछा है, नॉट द प्रिंसिपल कहा गया है, तो आंसर होगा आपका क्या? अननोन टू नॉन। क्लियर? नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एक्सोक्राइन पैंक्रियाज? ये सबको पता है कि पैंक्रियाज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करती है। एक्सोक्राइन में एंजाइम रिलीज करती है, एंडोक्राइन में हार्मोन रिलीज करती है, मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट है जो एक्सोक्राइन पैंक्रियाज का काम करेगा? एक्विनस एंड इट्स ड्रेनिंग डक्टल, लोब्यूल्स, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पल्पे एंड पल्पी। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस तो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, अल्फा बीटा एंड आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल्स इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज करेंगे। एक्सोक्राइन पैंक्रियाज पूछा मतलब एंजाइम वाला, तो एंजाइम वाला पार्ट है यहाँ पर एक्विनस एंड इट्स ड्रेनिंग डक्टल। क्या है? एक्विनस एंड इट्स ड्रेनिंग डक्टल। नेक्स्ट वन इज द वॉल ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स इज मेड अप ऑफ। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की वॉल है किससे बनी हुई होती है? ग्लाइकोप्रोटीन, डेक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड, ग्लोबुलर प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट से किससे बनी हुई होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की वॉल? तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये किसके बने हुए होते हैं? साइटोस्केलेटल सिस्टम का मेजर पार्ट है जनरली। ये किसके बने हुए होते हैं? ये बने हुए होते हैं किसके? ग्लोबुलर प्रोटीन्स के। किसके? प्रोटीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीजन इज प्रेजेंट इन ब्लड ग्रुप ए बी? तो ब्लड ग्रुप ए बी में कौन से एंटीजन प्रेजेंट होंगे? एंटीजन ओ, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, या फिर एंटीजन बी या फिर एंटीजन ए? कौन होंगे? ए बी में कौन से एंटीजन प्रेजेंट होंगे? तो यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो जो ब्लड ग्रुप ए बी है, क्या है? ब्लड ग्रुप ए बी है, तो वो होगा बी, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों इसमें रहेंगे। ये देखिए अब आप इधर पर कि जो एंटीजन्स हैं ब्लड ग्रुप ए में, ए एंटीजन होंगी लेकिन बी एंटीबॉडीज होंगी। क्या होंगी?
बी एंटीबॉडीज होंगी लेकिन एंटीजन ए होंगे, बी में बी एंटीजन होंगी, एंटीजन ए होंगे, इसमें सॉरी एंटीबॉडी ए होंगी और एंटीजन बी होंगे, और ए बी में दोनों होंगे लेकिन एंटीबॉडीज नहीं होंगी। ए बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी भी होगा, लेकिन एंटीबॉडीज इसमें नहीं होंगी। इसीलिए ए बी वाले सबका ब्लड है जो रिसीव कर जाते हैं, ए बी वालों को क्या कहा जाता है, ब्लड ग्रुप ए बी वालों को यूनिवर्सल रेसिपिएंट। याद रखें, जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले हैं, ए बी ब्लड ग्रुप, इनको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और जो ओ नेगेटिव है, क्या है, ओ नेगेटिव है, इनको क्या कहा जाता है, ये डोनर है। क्या है, ये डोनर है, अपना ब्लड किसी को भी दे सकते हैं। तो ये चीज याद रखें कि जो ब्लड ग्रुप ए वाले हैं उनमें एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगी, लेकिन जो ब्लड ग्रुप बी वाले हैं उनमें बी एंटीजन होगी और एंटीबॉडी ए होगी, लेकिन ए बी वालों में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होगी, एंटीजन होगा ए और बी। जो ब्लड ग्रुप ओ वाले हैं, इनमें कोई सा भी एंटीजन नहीं होगा। क्या है, इनमें कोई एंटीजन नहीं होगा, लेकिन इनमें एंटीबॉडीज ए भी होगी और बी भी होगी, इसीलिए अपना ब्लड सबको दे सकते हैं। ओ नेगेटिव वाले हैं जो अपना ब्लड ग्रुप सबको दे सकते हैं, लेकिन ए बी वाले हैं जो सबका ब्लड है जो ले सकते हैं, क्योंकि इनमें एंटीबॉडीज होती ही नहीं है, क्योंकि इनमें एंटीजन बस है। और जो ओ वाले हैं इनमें एंटीजन नहीं होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, तो अपना ब्लड है जो सबको दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ ब्रथ डाइट इज रिकमेंडेड फॉर डायरिया पर्सन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ब्रथ। ब्रथ डाइट है दी जाती है डायरिया के मरीज में, इसका फुल फॉर्म क्या है, बनाना रागी एवोकाडो टोस्ट, बनाना राइस एप्पल सॉस टोस्ट, बनाना रागी एप्पल सॉस टोस्ट, या फिर बनाना राइस एवोकाडो टोस्ट। तो जो यहाँ पर डाइट है, ब्रथ डाइट दी जाती है डायरिया वाले मरीज में, तो वो है यहाँ पर क्या आपकी बनाना राइस एप्पल सॉस एंड टोस्ट। एवोकाडो हर एक जगह अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, तो इसीलिए जो ब्रथ डाइट है इसका मतलब क्या है, केला, चावल, एप्पल सॉस एंड टोस्ट, ये चारों चीजें ब्रथ डाइट में इंक्लूड की जाती हैं। दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स या फिर एरिथ्रोसाइट्स। कौन सी है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, प्लेटलेट्स, दैट मीन्स थ्रोम्बोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स, ये सभी क्या है, ये पार्ट है किसका, लिम्फोसाइट्स का, WBC का। और एरिथ्रोसाइट दैट मीन्स रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्ब सेल्स। तो जो ब्लड के जो क्लॉट के लिए थक्का जमने हेल्पफुल होती हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होंगी, थ्रोम्बोसाइट्स, और इसी को कहा जाता है क्या, प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है, सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड एज इट लैक्स। सीरम रक्त से भिन्न होता है क्योंकि इसकी कमी होती है। तो सीरम और ब्लड है यहाँ पर, तो ये अलग है। सीरम ब्लड से किस तरीके से डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होंगी, क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होगी, एल्बुमिन्स की कमी होगी कि ग्लोबुलिन्स की कमी होगी। तो सीरम ब्लड से हमेशा डिफर और अलग इसलिए होता है जस्ट बिकॉज इसमें क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है। ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर के तौर पर थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स रहते हैं, लेकिन सीरम में नहीं। तो यहाँ पर जो ब्लड और सीरम के बीच का डिफरेंशिएट पूछा जाए तो आपको क्या बताना है कि सीरम में क्या नहीं होता, क्लॉटिंग फैक्टर, जबकि ब्लड में है जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स। और जो यहाँ पर आपको एक और चीज एग्जाम में आती है कि सीरम, ब्लड और प्लाज्मा, ये तीनों चीजें किस तरीके से डिफरेंट हैं। तो ब्लड में हमेशा ब्लड क्लॉट रहेगा, ब्लड नीचे की तरफ है जो जम जाएगा क्लॉटिंग के कारण, लेकिन सीरम इसका क्या लिक्विफाइड पार्ट होता है, और इसमें क्या है तरीके से हमें कहेंगे कि क्लॉट नहीं जमेगा। तो यहाँ पर सीरम और प्लाज्मा किस तरीके से डिफरेंट हो गए, सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते, जिसलिए क्या रहेगा, थिन रहेगा।
जबकि ब्लड में क्या रहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर रहने के कारण, प्लेटलेट्स रहने के कारण धक्का जम जाएगा। नेक्स्ट इज दिस प्लाज्मा प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोआगुलेशन। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो ब्लड कोआगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, सीरम एमाइलेज या फिर एल्ब्यूमिन। तो कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है? प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करेगा। तो ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करने वाला है ओनली फाइब्रिनोजेन। क्या है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन। डीएनए किसमें मौजूद नहीं है? किसमें डीएनए नहीं होगा? एन इनोक्यूलेटेड ओवम, हेयर रूट, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ या फिर मैच्योर आरबीसी। किसमें डीएनए नहीं रहता है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस के जो आपका आंसर होगा वो होगी आरबीसी। रेड ब्लड कार्सेल्स में डीएनए नहीं होता है, जबकि जो डब्ल्यूबीसी है इनमें रह सकता है। लेकिन यहाँ पर एज एन ऑप्शन के आप बात कर रहे हैं कि डीएनए नहीं है, ओवम में रहेगा, स्पर्मेटोजोआ में रहेगा, क्योंकि ये डीएनए मिक्स होके तो क्या बनाएंगे, जब बेबी बनता है तो माँ बाप दोनों का डीएनए मैच होके मिक्स होके बनेगा। लेकिन आरबीसी में, मैच्योर आरबीसी में डीएनए नहीं होता। आरबीसी का जो जीवन काल होता है होता है 120 दिन तक। कितना? 120 डेज तक। नंबरिंग की बात करें तो 5 मिलियन आरबीसी इन एवरी क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, जबकि डब्ल्यूबीसी की काउंट कितनी होती है? 3000 से 7000। और ये बढ़ती किस में? जब कोई इन्फेक्शन हो। क्या हो? जब कोई इन्फेक्शन हो तब। जबकि आरबीसी की नंबरिंग बढ़ती है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड वाली जगहों पर गए हुए हैं तब। और जो प्रोसेस होती है आरबीसी के बनने की, ये कहलाती है इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी का दूसरा नाम ही इरिथ्रोसाइट्स, बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? इरिथ्रोपोइसिस। वही डब्ल्यूबीसी की जो बनने की प्रोसेस है कहलाती है ल्यूकोपोइसिस। क्या है? ल्यूकोसाइट्स कहलाती हैं डब्ल्यूबीसी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोपोइसिस। और आरबीसी हमेशा सर्कुलर बाइकॉन्केव नेचर की रहेंगी। और इनकी मोटिलिटी की बात करें तो क्या है? नॉन मोटाइल रहेंगी। मतलब नॉन मोटाइल का मतलब एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाएंगी, ब्लड फ्लो होगा उसी में रहेंगी। तो यहाँ पर यदि आपको डेज पूछे तो डब्ल्यूबीसी 5 से 21 दिन का पीरियड रहेगा इनका, जबकि आरबीसी का ज़्यादा रहेगा। आरबीसी में डीएनए नहीं रहेगा, बाकी जो ऑप्शन में है आपको सब में डीएनए हो सकता है। नेक्स्ट वन, लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड इज हैविंग। लसीका रक्त से किस प्रकार भिन्न होता है? जो लिम्फ है ये ब्लड से किस तरीके से अलग है? नो प्लाज्मा, मोर आरबीसी एंड लेस डब्ल्यूबीसी, मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी, प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन। तो ब्लड और लिम्फ के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो ब्लड और लिम्फ के बीच का जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? लिम्फ में आरबीसी ज़्यादा रहेंगी, सॉरी लिम्फ में डब्ल्यूबीसी ज़्यादा रहेंगी। लिम्फेटिक सिस्टम ही आपका एक्टिवेट होता है जब आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है, लिम्फ नोड फूल जाते हैं। तो यहाँ पर मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी रहेंगी। तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। लिम्फ और ब्लड के बीच के डिफरेंस की बात करें तो लिम्फ में डब्ल्यूबीसी ज़्यादा रहेगी लेकिन आरबीसी नहीं होंगी। ब्लड है जनरली रेड कलर का होता है हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण, जबकि लिम्फ है क्या रहेगा? कलरलेस रहेगा। इस कंसिस्ट, तो ब्लड का जो कंसिस्टेंटिंग पार्ट है वो क्या है? प्लाज्मा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। जबकि जो लिम्फ है इसमें क्या रहेगा? प्लाज्मा होगा और डब्ल्यूबीसी रहेगा। क्या होगा? प्लाज्मा होगा और डब्ल्यूबीसी होगा। ट्रांसपेरेंट मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर एंड देयरफॉर इट्स एक्ट्स एज अ व्हीकल। तो ब्लड क्या करता है? व्हीकल का काम करेगा। कि व्हीकल का काम इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है। और जो लिम्फ है, लिम्फ क्या करेंगे? ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से अपना काम करेंगे। लिम्फेटिक कैपिलरी के थ्रू फ्लो होंगे। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस की बात की जा रही है, तो लिम्फ में क्या रहेगा? मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी, जबकि ब्लड में डब्ल्यूबीसी भी होंगी और आरबीसी भी होंगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज नोन एज रिवर ऑफ लाइफ। जीवन की नदी किसे कहा जाता है? CSF, ब्लड, वाटर या फिर सीरम?
ब्लड स्टोरेज का यदि सबसे बड़ा पार्ट पूछे तो कहा जाता है वेन। सबसे ज़्यादा ब्लड रिजर्व कहाँ होता है? वेन में। और यदि रिवर ऑफ लाइफ की बात करें तो वो होता है क्या? ब्लड। क्या होगा? ब्लड। रिवर ऑफ लाइफ इसको इसलिए कहा गया क्योंकि यही ब्लड आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है। यदि मान लीजिए आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती, क्यों? क्योंकि कम हीमोग्लोबिन होगा तो आपको जो ऑक्सीजन पार्टिकल बाइंड होके जा रहा है वो भी प्रॉपर नहीं जाएंगे और सांस लेने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए रिवर ऑफ लाइफ किसको कहा जाता है? ब्लड को और रक्त को। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ कोआगुलेशन इज क्लासिकली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पाथवे। कोआगुलेशन की प्रोसेस, जो रक्त स्कंदन की प्रक्रिया है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3, 5, 2 या फिर 4? तो टोटल 3 पाथवे अपनाए जाते हैं कोआगुलेशन प्रोसेस में। टोटल 3 पाथवे अपनाए जाते हैं। पहला होता है इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे और तीसरा होता है कॉमन पाथवे। तो बोथ हैं जो कॉन्टैक्ट पाथवे या फिर हम कह सकते हैं इंट्रिंसिक पाथवे, और जो यहाँ पर एक्सट्रिंसिक पाथवे है ये एक्टिवेट करते हैं कॉमन पाथवे को। तो यहाँ पर तीनों पाथवे, यदि कोआगुलेशन पाथवे की बात करें तो 3 होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे जो कि जनरली इनिशिएट होता है कोई भी इंजरी लगने के कारण, और एक्सट्रिंसिक जब कोई एक्सटर्नल इंजरी लगी हो, बाहरी घाव लगे हो तब। तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्लॉटिंग फैक्टर्स की तो वो भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पाथवे की बात कर रहे हैं। मतलब कितने तरीके से कोआगुलेशन की प्रोसेस होगी। मान लीजिए किसी को चोट लग गई, रक्त का थक्का जमने के कितने स्टेप होंगे? तो होंगे कॉन्टैक्ट मतलब इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे। नेक्स्ट वन, एन इंक्रीज्ड व्हाइट ब्लड सेल काउंट इज इंडिकेटिव ऑफ विच डिसीज। यदि श्वेत रक्त कोशिका की बढ़ी हुई गिनती किस बीमारी का संकेत है? यदि मान लीजिए किसी में जो WBC की काउंटिंग है बढ़ जाए तो क्या होगा? लूपस, ल्यूकेमिया, एनीमिया, मेलेनोमा। मेलेनोमा स्किन प्रॉब्लम है। एनीमिया में RBC की कमी हो जाएगी, मतलब जो RBC रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हैं क्या रहेंगी? डिक्रीज रहेंगी। एक अलग है ल्यूकेमिया। क्या होगा? ल्यूकेमिया, जिसमें जो WBC की काउंटिंग है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये क्या कहलाएगा? ल्यूकेमिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य है? व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, मेंटेन होम्योस्टेसिस, डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रोड्यूस द हीमोग्लोबिन। क्या काम है व्हाइट ब्लड सेल्स का? तो व्हाइट ब्लड सेल्स ना तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती, ना होम्योस्टेटिस मैनेज करेंगी, ना हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करेंगी। ये काम है RBC के। तो यहाँ पर क्या काम होगा? डिफेंड अगेंस्ट द इन्फेक्शन। जब भी आपका CBC किया जाता है तो उसमें यही देखा जाता है कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स की काउंटिंग है बढ़ी हुई तो नहीं बढ़ी हुई, मतलब कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। तो यहाँ पर जो WBC क्या करती है, जब भी कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उनसे लड़ने के लिए एक्टिवेट रहेंगी। तो यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है? डिफेंड अगेंस्ट द इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन, प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम व्हाट टाइप ऑफ सेल। तो प्लेटलेट्स किस प्रकार की कोशिका से बनती हैं? मेलानोसाइट्स, मैक्रोफेज, एस्ट्रोसाइट्स या मेगा कैरियोसाइट्स। तो प्लेटलेट्स हैं किस तरीके की सेल से बनती हैं? प्लेटलेट्स बनती है मेगा कैरियोसाइट्स से। किससे? मेगा कैरियोसाइट्स से। जो प्लेटलेट्स का जो बनना है, प्लेटलेट्स का बनना कौन सी सेल से बनेंगी? तो मेगा कैरियोसाइट से। इरिथ्रोसाइट से RBC 120 दिन का जीवन का, ल्यूकोसाइट्स आवर टू ईयर WBC, थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स 8 से 10 दिन। हीमोपोइसिस और हेमेटोपोइसिस पूरी प्रोसेस है जिसमें तीनों सेल्स बनेंगी। इरिथ्रोपोइसिस मतलब RBC का प्रोडक्शन, ल्यूकोपोइसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ WBC, थ्रोम्बोपोइसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। और पूरी जो तीनों टाइप की सेल्स हैं इनका जो प्रोडक्शन होता है कहाँ पे होता है? रेड बोन मैरो में। किसमें? रेड बोन मैरो में। प्लूरिपोटेंट इंटेस्टाइन सेल के थ्रू बनेंगी। एक पूरा चार्ट है जिसके थ्रू आपको बहुत इजीली याद रहेगा। तो यहाँ पर आपको मेनली यही याद रखना है कि कौन सी सेल्स किससे बन रही हैं। नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। यदि रक्त का थक्का जमना क्या कहलाएगा? कोआगुलेशन, कीमोस्टैक्सिस, ल्यूकोपोइसिस या फिर एरिथ्रोपोइसिस। ब्लड क्लॉट के लिए क्या कहा जाता है? ब्लड क्लॉट के लिए जो टर्म यूज होता है वो क्या कहलाता है? कोआगुलेशन।
नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इरिथ्रोसाइट्स इज करेक्ट। इरिथ्रोसाइट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इरिथ्रोसाइट को लेकर सही स्टेटमेंट क्या है। इरिथ्रोसाइट्स क्या है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। तो सही स्टेटमेंट पूछा है तो क्या होगा, वो होगा दे लैक ऑफ न्यूक्लियस। क्या है, लैक ऑफ न्यूक्लियस। प्रोडक्शन तो इन सबका कहाँ पे होता है, बोन मैरो में। क्लॉट में हेल्प करती हैं प्लेटलेट्स, इन्फेक्शन में WBC और इरिथ्रोसाइट्स किस में करेंगी, लैक ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कि RBC की यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज इन द लंग्स एंड थ्रू ऑल सेल मेम्ब्रेन बाय। फेफड़ों में और सभी कोशिका झिल्ली के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज लंग्स में, यहाँ पर कहा सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं कही है, यहाँ पर ओनली मेम्ब्रेन कहा है, तो ये होगा डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। ऑस्मोसिस में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, जबकि डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होगी पूरी कैसे होगी, डिफ्यूजन के थ्रू। तो आंसर भी आपका क्या होगा, डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में आपको जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें नहीं। नेक्स्ट वन, RH factor is an antigen situated on the surface of। जो एंटीजन है किसकी सरफेस पर रहेगा, प्लेटलेट्स की, लिम्फोसाइट्स की, RBC की, WBC की, किस पर रहेगा, RH फैक्टर। RH फैक्टर का जो इंजेक्शन लगाया जाता है कि माँ से बच्चे को न ट्रांसफर हो पाए, तो कितने घंटों के अंदर लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो RH फैक्टर है, एक एंटीजन है, किसकी सरफेस पर रहेगा, जो रहता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स की। किसकी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स की। RH फैक्टर देखिए एक एक्स्ट्रा एंटीजन है, ऐसा नहीं कि सभी में रहता है, नहीं रहता। अनदर इम्पोर्टेंट एंटीजन है जो कि रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे पाया जाता है। यदि ब्लड में RH फैक्टर है, मतलब ब्लड क्या कहलाएगा, RH पॉजिटिव। ब्लड में RH एंटीजन नहीं है, मतलब ब्लड क्या है, RH नेगेटिव। क्या है, RH नेगेटिव। तो यहाँ पर इसको D टाइप का ब्लड ग्रुप कंसीडर किया जाता है। इफ नेगेटिव मस्ट रिसीव RHD नेगेटिव ब्लड। तो यहाँ पर देखिए ब्लड टाइप यदि AB पॉजिटिव है तो एंटीजन इसमें क्या होगा, ABH और RHD। लेकिन इसमें एंटीबॉडीज कोई भी नहीं होती हैं जब AB पॉजिटिव की बात की जाए। AB नेगेटिव में ABH रहेगा एंटीजन, RHD एंटीबॉडीज क्या रहेंगी, RHD रहेंगी। तो यहाँ पर ये जो आपको RH फैक्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो RH फैक्टर कहाँ पे पाया जाता है, तो होगा RBC के किस पर, सरफेस पर। दूसरी चीज इसका इंजेक्शन जो दिया जाता है विद इन कितने घंटों के अंदर दिया जाता है, तो 72 घंटों के अंदर। नेक्स्ट वन, रेड ब्लड सेल्स कंटेन रेड कलर पिगमेंट इज कॉल्ड। तो जो RBC रेड ब्लड सेल्स है इनका कलर लाल क्यों होता है, किसके कारण होगा, हीमोग्लोबिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, प्लाज्मा के कारण कि सीरम के कारण। रेड ब्लड सेल्स लाल रंग की होती हैं जस्ट बिकॉज हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। पेड़ों की पत्तियां हरी क्यों होती हैं, क्लोरोफिल के कारण। वैसे ही जो रेड ब्लड सेल्स में जो ब्लड है उनका रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का लेवल है जो मेल में होता है 14 से 18 ग्राम पर DL, जबकि फीमेल में 12 से 16। और यदि यही हीमोग्लोबिन की वैल्यू इतने से कम हो जाए दैट मीन्स एनीमिया में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट इज विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स एंड द डेफिशिएंसी माइट कॉज एनीमिया। कौन सा जो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स के लिए जरूरी है, एसेंशियल मिनरल, आयरन, कैल्शियम, जिंक या फिर आयोडीन। तो क्या है RBC के लिए जरूरी, तो वो होगा यहाँ पर क्या, आयरन। आयरन की कमी के कारण ही एनीमिया होता है। यदि आपके ब्लड में आयरन की कमी हो जाए दैट मीन्स क्या कंसीडर किया जाता है, एनीमिया। तो यहाँ पर एसेंशियल और रेड ब्लड सेल्स को हेल्दी रखने के लिए जो मिनरल जरूरी है वो क्या है, वो है आयरन। नेक्स्ट वन, लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड इज हैविंग। लिम्फ है जो लिम्फ है
ब्लड से किस तरीके से अलग होता है? नो प्लाज्मा, मोर आरबीसी, लेस डब्ल्यूबीसी, मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी ऑफ प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन। किसके कारण? तो होता है मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी। सॉरी, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल ब्लड स्टोर्ड एट विच टेम्परेचर? संपूर्ण रक्त किस तापमान पर संग्रहित होता है? 2 से 8 डिग्री से 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 to 6 डिग्री फ़ारेनहीट, 8 to 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 21 to 25 डिग्री सेल्सियस। तो ब्लड को कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है? होल ब्लड की बात की जा रही है तो 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पर। होल ब्लड और आरबीसी पूछे, जो ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर है, टेम्परेचर होगा 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक। फ्रोजन प्लाज्मा है यदि तो -30 डिग्री सेल्सियस तक। प्लेटलेट्स हैं तो 22 से 24 भी हो सकता है 5 दिन के लिए। और क्रायो पुअर प्लाज्मा है, दैट मीन्स फ्रीजर में इसको रखा जाएगा -30 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट वन, विच इज़ द लास्ट और एंड प्रोडक्ट ऑफ कोagulation प्रोसेस? मैंने आपको क्वेश्चन जो यूनिवर्सल डोनर रिसीवर आपको पता है इसलिए ऐड यहाँ पे नहीं किए हैं। तो कौन सा प्रोडक्ट है जो कि एंड प्रोडक्ट है कोagulation प्रोसेस का? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, कैल्शियम या फिर फाइब्रिनोजिन। कौन सा प्रोडक्ट सबसे लास्ट में बनता है? जब क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है, कोagulation प्रोसेस होगी, सबसे एंड में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? सबसे लास्ट में बनता है क्या? फाइब्रिन। क्या बनेगा? फाइब्रिन। नेक्स्ट वन,